Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by श्री राम सर। सो बच्चों, चैप्टर 1 का एक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग PYQ CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड NCERT क्वेश्चंस सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये अब फ्लक्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, अपने आप में एक एंटायरली न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बेसिकली यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर हम सेकंड चैप्टर में मूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर वाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा जा चुका है बच्चों। तो क्या है बच्चों क्वेश्चन? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट। देखो बच्चों, कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को फॉर्मूले तो याद होते हैं कि सर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बता सकता हूँ, पर मैं डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को डेफिनेशन याद होती है, फॉर्मूला नहीं लगा पाते। तो बच्चों, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखो आप। मतलब जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। उस मैथ्स को आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखो, वो बहुत ईजी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें यही कर रहा हूँ कि मुझे फॉर्मूला याद है, अब मैं डेफिनेशन बनाऊँगा। फॉर्मूला मुझे याद है, मैं क्या बनाऊँगा? डेफिनेशन बनाऊँगा। तो देखो फ्लक्स क्या होता है कि फ्लक्स जो है बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे एक एरिया ले लेता हूँ कि लेट से ये कोई एरिया है। अब ये एरिया जो है, छोटा सा एरिया है ये, लेट से इसको मैंने बोल दिया DA। ये DA एरिया है। अब इसका मैं क्या बनाऊंगा? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया वेक्टर लेट से इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इधर है, तो ये हो गया DA वेक्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब ये एरिया बहुत छोटा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे। मतलब ये एरिया एक पॉइंट जितना सा ही है, डायग्राम में हम बड़ा बना रहे हैं। मतलब आप सोचो बच्चों कि ये जो एरिया है ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, ऐसे बिल्कुल छोटा सा है, और हम इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं? बड़ा बना रहे हैं। बाकी सच में इतना बड़ा है नहीं ये। तो यहाँ पे ये है E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है। अब बच्चों, इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स पास होता है उसका फॉर्मूला होता है d फाई। बिकॉज छोटा सा एरिया है तो छोटा सा ही फ्लक्स पास होगा, d फाई। इनफाइनली स्मॉल फ्लक्स पास होगा। तो d फाई जो होता है वो होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसको ओपन करते हैं तो EDA cos थीटा आ जाता है। तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन का मतलब क्या है? हमें इसको लैंग्वेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखो, अगर आप इनके इस फॉर्मूले में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, इनको अगर प्रॉपरली इनका नाम आप अच्छे से जानते हो, मतलब इनका नाम आपको लर्न है कि यार D फाई क्या है, E क्या है, DA क्या है, ये नाम अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो डेफिनेशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं जोर देता हूँ कि ये जो नाम होते हैं इनके फॉर्मूले में, जो वेरिएबल्स आते हैं, उनके नाम क्लियर कट लर्न होने चाहिए बच्चों। जैसे मैं बात करूँ D फाई के बारे में, D फाई। अब कई बार मैं बच्चों से पूछूंगा तो बच्चे बोल देंगे कि बेटा D फाई क्या है? बोले सर फ्लक्स है। तो फिर आप डेफिनेशन बनाने में परेशानी होगी। तो फिर क्या बोलना चाहिए सर? तो इसमें क्या करना चाहिए? इसको प्रॉपर बोलो। D फाई इज द, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्योंकि फ्लक्स हमेशा किसी ना किसी एरिया से हम पास होने वाला फ्लक्स से कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया DA। फिर मैं आपसे पूछता हूं DA वेक्टर, तो इसका नाम है बच्चों एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। फिर तीसरा है E वेक्टर। तो E वेक्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसके लास्ट में वेक्टर वर्ड तो होता ही है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। हर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आप फोर्स है तो उसका पूरा नाम तो फोर्स वेक्टर है,
मोमेंटम है तो मोमेंटम वेक्टर है, पर हम बोलते नहीं है। और ये इसको आप जानते हो क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो अब देखो डेफिनेशन बनाते हैं। पहले मैंने ये लिखा डी फाई के लिए लिखा, ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, सारी डेफिनेशन बच्चों आपको ऐसे ही बनानी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया डी ए, ये लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, ये साइन देखो आप, ये क्या है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। फिर बच्चों इसको देखो, इसको क्या बोलोगे आप, डॉट प्रोडक्ट या डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ। अब इन दोनों का नाम लिख देंगे। पहला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और दूसरा कौन है, एंड दूसरा है एरिया वेक्टर। तो ये बच्चों परफेक्ट डेफिनेशन तैयार हो गई। तो फॉर्मूला याद है तो बच्चों डेफिनेशन बनाना कोई टफ काम नहीं है। बस आपको डर लगता है, आप बनाते नहीं हो, डरते हो। तो बहुत इजी होता है ये, बहुत आसान काम होता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बोला इसका एसआई यूनिट भी बताओ, राइट इट्स एसआई यूनिट। चलो इसका एसआई यूनिट लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, इनटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया। एक और यूनिट होता है बच्चों इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे, उसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप लिखोगे वोल्ट पर मीटर, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, V इक्वल टू ई इंटू डी से। तो वोल्ट पर मीटर इसका हो गया, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर अगर मैं कैंसिल कर दूं यहाँ पे, तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो इसके दो यूनिट हो गए, एक यूनिट हो गया न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और दूसरा हो गया वोल्ट इंटू मीटर। ये दोनों ही ऐसा यूनिट है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं कहता हूँ आप यही वाली डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में लिख के आए अगर आपका आता तो। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, कौन सी डेफिनेशन लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं उस चीज़ को थ्योरी में डिस्कस करता हूँ, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बच्चे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अब बच्चों देखो, फ्लक्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये डायमेंशनली रॉन्ग है। इधर इसका कोई भी इक्वेशन, फिजिक्स का इक्वेशन डायमेंशनली सही होना जरूरी है। तो इधर क्या लिखा है, फ्लक्स इक्वल टू लाइंस लिख दिया आपने, फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, या नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स। तो ये रॉन्ग कैसे हो जाएगा? फ्लक्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन अपॉन कूलम होता है, पर ये नंबर ऑफ लाइंस का तो यूनिट होता ही नहीं है। लाइंस तो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे आप। लाइंस तो हम ज़्यादा चार्ज होता तो ज़्यादा बनाते हैं, कम होता तो कम बनाते हैं। वो तो इनविजिबल है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटी तो है नहीं, वो कोई नंबर। तो इधर तो यूनिट आप लिखोगे 3 लाइंस, इधर आप लिखोगे 3 वोल्ट इंटू मीटर। अब ये यूनिट ही सही नहीं है दोनों तरफ, तो ये फ्लक्स इक्वल टू लाइंस वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे लिखते हैं लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, जैसे कोई डी एरिया है, इससे एन लाइंस पास हो रही है, तो यूनिट एरिया से कितनी होगी, एन अपॉन डी ए। तो ये फ्लक्स के इक्वल होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि एन अपॉन डी ए जो है ना, ये फील्ड लाइन डेंसिटी होती है, और बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल भी नहीं होती, क्योंकि लाइंस का कोई नंबर तो होता नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान सुनिए, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कट बताता हूँ, समझना बच्चों अच्छे से। हम कई बार लिखते हैं फ्लक्स इक्वल टू लाइंस, ये बिल्कुल गलत है। हम कई बार लिखते हैं फ्लक्स इक्वल टू लाइंस थ्रू यूनिट एरिया, तो इक्वल टू लाइंस तो कभी हो ही नहीं सकता। अब बेसिकली होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला प्रीवियस वेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे एक टर्म है फील्ड लाइन डेंसिटी। तो फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होती है, तो एक बार के लिए देखते हैं।
एनसीईआरटी में भी आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। तो जैसे ये कोई एरिया है, ये कोई भी एरिया है, ए एरिया ले लेते हैं और इससे लाइंस पास हो रही है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला एरिया आएगा, प्रोजेक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, अगर ये एरिया है तो ये वाला जो है ना, ये ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ए परपेंडिकुलर। अगर आप इधर करेंगे तो ये इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा और ये वाला होगा ए पैरेलल। तो ये वाला है ए परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो कंपोनेंट आया ये है ए परपेंडिकुलर। अब आपको क्या करना है, इससे लेट सपोज करो कि एन लाइंस पास हो रही है। ये लाइंस काउंटेबल नहीं होती। तो यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास होगी, तो वो होगी ए परपेंडिकुलर एरिया से एन पास हो रही है तो यूनिट एरिया से होगी एन अपॉन ए परपेंडिकुलर। इसको बच्चों एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है स्मॉल एन लेटर से, और इसको बोलते हैं फील्ड लाइन डेंसिटी। फील्ड लाइन डेंसिटी। देखो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो ये खत्म हो गया है, पर ये हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ रहे हैं जो कि कंफ्यूजिंग होती है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि ये आप मैथमेटिकल वाली डेफिनेशन ही लिखें, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन ना लिखे तो अच्छा, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियरिटी ना हो। तो फील्ड लाइन डेंसिटी बोलते हैं इसको। अब होता क्या है, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, तो बच्चों किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होता, वो भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, फील्ड लाइन डेंसिटी के। ठीक है। अब यहां से आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, टोटल लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। अब देखो बच्चों कि यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे तो टोटल लाइंस एन इज प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए परपेंडिकुलर। अब यहां पे क्या होगा, टोटल लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज ए परपेंडिकुलर। तो जरा यहां पे फोकस करें, यहां पे अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाता हूं तो ऐसे आएगा, और ये एरिया वेक्टर इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनता है एरिया वेक्टर का वो थीटा है। तो जब आप यहाँ पे इस एरिया के बीच में यहाँ एंगल देखेंगे तो ये भी थीटा आएगा। तो ये थीटा है, तो आपका ये जो ए परपेंडिकुलर है ये आएगा ए कॉस थीटा। तो हम ए परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये बन गया ई ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा। अब हमने लिखा एन प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये हो गया फ्लक्स ई डॉट ए, तो ये प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस आ गया। तो ये एन क्या है, टोटल लाइंस है जो इस एरिया से पास हो रही है। तो अगर आप लाइंस के रूप में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो पहले तो आप इक्वलिटी साइन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज लाइंस तो एक नंबर होता है, 10 20 100 50 कितनी बना सकते हैं। फ्लक्स का तो एक यूनिट होता है, तो इक्वलिटी यहाँ नहीं आ सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास बट नॉट इक्वल टू मास। तो अगर आप वो दूसरी डेफिनेशन लिखना भी चाहते हैं लाइंस वाली, नंबर ऑफ लाइंस वाली, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। अब उसमें टोटल लाइंस लेनी होती है, ना कि आपको यूनिट एरिया की लाइंस लेनी होती है, क्योंकि यूनिट एरिया की जो लाइंस है बच्चों वो तो फील्ड को बताती है, और स्मॉल एन है यूनिट एरिया की लाइंस, कैपिटल एन है टोटल लाइंस। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया is proportional to total number of electric field lines passing through that area। अब देखो बच्चों, यहां पे मैंने
इक्वलिटी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, प्रोपोर्शनल, कि जो फ्लक्स होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टोटल लाइंस। ये क्या है, एक लॉजिकल कंसेप्ट है। इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज करो कोई एरिया है, उस एरिया से अगर एक भी लाइन पास हो रही होगी ना तो उससे फ्लक्स पास होगा। मतलब वहाँ फील्ड है, लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, फील्ड को ही तो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो बताती है। तो अगर वहाँ पे एक भी लाइन किसी एरिया से पास हो रही है मतलब वहाँ फील्ड है, वहाँ फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया को क्रॉस करके जा रहा है। अगर किसी एरिया से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही होगी तो फ्लक्स जीरो होगा। अगर किसी एरिया से ज़्यादा लाइंस पास हो रही होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, कम लाइंस पास हो रही होगी तो फ्लक्स कम होगा, जीरो लाइन पास हो रही होगी तो फ्लक्स जीरो होगा। ये बेसिकली इसका लॉजिक है और यही सच्चाई है। आगे हम काफ़ी जगह देखेंगे कि हम फ्लक्स को कई बार नंबर ऑफ लाइंस के साथ डील करेंगे। मोर लाइंस मोर फ्लक्स, लेस लाइन लेस फ्लक्स, नो लाइन नो फ्लक्स। तो इसको आप ध्यान रखें। और दूसरा, ये प्रोपोर्शनली आएगा, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो डायमेंशनली इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर हम कौन सी वाली डेफिनेशन लिखें, तो मैं बेटर ये कहता हूँ कि बच्चों ये वाली लिखो, आपको कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, बुक्स में कुछ जगह पे गलत लिखा होता है तो कुछ लोग जो है वो वही लर्न करते हैं, तो वो फिर गलत कर सकते हैं इस वाली डेफिनेशन को। जैसे अगर किसी टीचर, कोई भी टीचर है, वो यही लिखवाता होगा कि फ्लक्स इक्वल टू लाइंस या फ्लक्स इक्वल टू लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, तो फिर वो आपकी इस डेफिनेशन को रॉन्ग कर सकता है। तो इसलिए बेटर यही है कि हम क्यों फंसे इसमें। सच्चाई तो ये है, आप खुद देख लीजिए। अगर यूनिट एरिया की लाइंस लेंगे तो फील्ड आएगा, नॉट फ्लक्स। यूनिट एरिया की लाइंस का कंसेप्ट लेंगे तो वो फील्ड को बताता है, और टोटल लाइंस जो है वो फ्लक्स को बताती है। आप खुद सोचिए कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा आपने, फ्लक्स आपने किसको बोला, फाई आपने बोला ई इंटू ए परपेंडिकुलर को, इसी को तो आपने फ्लक्स बोला। तो अगर आप यूनिट एरिया ले लेंगे, मतलब एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये तो फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया या लाइंस थ्रू यूनिट एरिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। किसी भी एरिया से मोर लाइन मोर फ्लक्स, लेस लाइन लेस फ्लक्स, नो लाइन नो फ्लक्स। और लाइंस, अब आप सोचेंगे कि सर लाइंस कैसे बनाए, तो बड़ा चार्ज ज़्यादा लाइंस, मैग्नीट्यूड चार्ज का बड़ा है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, मोर लाइंस बनाएंगे, और मैग्नीट्यूड छोटा है तो कम लाइंस बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और बोर्ड एग्जाम में लिखने की बात आती है फ्लक्स की डेफिनेशन, तो आप ये वाले लिखें, इसको कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन सबको पता होती है, ये क्लियर कट सही होगी। तो इसलिए बच्चे कई बार पूछते हैं सर कौन सी वाली लिखें, फिर हमें तो ये लिखवाई गई है वो लिखवाई गई है। तो मैं कहता हूँ आप लफड़े में पढ़ो ही मत, ये वाली लिखो। क्योंकि जब हमें लॉजिकल क्वेश्चन करने होते हैं तो हमारे ये काम आती है और इसी से सही आंसर आएंगे, और जब हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं तो ये वाली चीज़ें काम आती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट्स, फ्लक्स का जो फॉर्मूलाज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो फ्लक्स है वो हम ओपन सरफेस से ही फ्लक्स की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम गॉस थ्योरम के थ्रू हम क्लोज सरफेस पे भी जाएंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं। ओपन सरफेस का मतलब है कि अगर आपको क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसकी जो एटमॉस्फेयर को दो रीजन में डिवाइड कर देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है तो अब ये क्यूब क्या है, एक क्लोज सरफेस है, या फिर कोई स्फीयर है, ये क्लोज सरफेस है। अब इसमें क्या है, दो रीजन है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अब किसी को अगर अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है तो इस सरफेस को पेनिट्रेट करके ही जाना पड़ेगा, यहाँ से पेनिट्रेशन करके ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा सरफेस जो एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे और आपको एक से दूसरे में जाना हो तो सरफेस को वो पेनिट्रेट करके ही जाना पड़ेगा, तो क्लोज सरफेस होता है। लेकिन इसी क्यूबॉइड का अगर मैं एक फेस ले लूँ जैसे ये वाला, तो फिर ये ओपन सरफेस होगा। ये वाला सरफेस कैसा हो गया, क्लोज्ड। लेकिन अब इसमें तो ऐसा है नहीं, ये एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा। आप इस सरफेस के ऊपर हो तो आप एटमॉस्फेयर में भी कनेक्टेड हो। तो ये जो है ये क्यूबॉइड है, ये क्लोज सरफेस है, लेकिन ये स्क्वायर है। तो बेटा ये ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस कभी भी एटमॉस्फेयर के दो पार्ट नहीं करेगा। क्लोज सरफेस एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और एक से दूसरे में जाना होगा
देन यू विल हैव टू पास थ्रू वन ऑफ द सरफेस। उसके किसी सरफेस को पेनिट्रेट करके ही आप जा सकते हो। तो ओपन सरफेस के लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है फ्लक्स निकालने का, और क्लोज सरफेस के लिए अलग होता है। तो पहले मैं एक बार यहाँ ओपन सरफेस का बात कर रहा हूँ। तो फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल तो फटाफट हो ही जाएंगे बच्चों। तो फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस क्या होगा, फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस। तो देखो बच्चों, इसमें एक जनरल फॉर्मूला है कि जैसे कोई भी सरफेस होगा उस पे उसको हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लेंगे। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो एरियाज में डिवाइड कर लेंगे और किसी एक एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे। तो किसी एक एलिमेंट से फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी। ये किसी एक टुकड़े से फ्लक्स हो गया, और ऐसे सारे टुकड़ों से जितने भी उसके एरियाज होंगे, जैसे यही सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस को हमने क्या किया कि यहाँ पे ये सरफेस ऐसा भी हो सकता है और ये सरफेस ऐसे कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। अब सरफेस में एरिया वेक्टर किधर होता है, तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाले सरफेस में तो क्या होगा, आप छोटे छोटे एरियाज में जब डिवाइड करेंगे इसको स्मॉल स्मॉल एरियाज में, जैसे ये सरफेस को मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ, यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, ये वाला सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस। इससे अपनी ले रहा है। अगर आप इस सरफेस को देखें बच्चों, तो ये एक प्लेन सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है बच्चों, ये कर्व्ड सरफेस है। अब इनमें खास बात क्या है कि एरिया वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सरफेस एरिया के बराबर होता है, जैसे अपन एरिया आज तक 10th क्लास तक निकालते हैं। बट अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें, तो जैसे मान लो कि मैं इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ऐसे इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना देता हूँ। इनफाइनाइट टुकड़े कर देता हूँ बच्चों इसके छोटे छोटे। ऐसे आपने छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट्स कर दिए इसके। अब इसका क्या होगा, एक छोटा सा जो टुकड़ा होगा, इसका एक छोटा सा जो एलिमेंट होगा, ये बच्चों डी होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये आपका डी ए वेक्टर हो गया। अब आपको मैं बोलूं कि यार डी ए वेक्टर यहाँ नहीं, यहाँ लो आप, और फिर डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे सर सेम ही आएगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर बनाएंगे तो भी यही आएगी। मैं कहता हूँ आप डी ए वेक्टर बच्चों यहाँ ले लो, छोटा सा एरिया वेक्टर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे छोटे इस डी ए को इधर प्लेस कर दोगे। अब मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ बच्चों। तो लेट से कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। तो अब अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम ही डायरेक्शन में हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, जिसमें लाइनें पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे होती है, उसको यूनिफॉर्म। तो आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इनके बीच में थीटा बनेगा ना, ये भी सब जगह सेम ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म अगर प्लेन सरफेस हुआ और ई यूनिफॉर्म हुआ, तो आप बोलोगे सर इतने सारे एरिया वेक्टर क्यों बना रहे हो आप बिना वजह। बोले आप इतने सारे एरिया वेक्टर क्यों बना रहे हो, जब सब जगह पे ई और डी ए की डायरेक्शन सेम ही आ रही है, तो इतने सारे बनाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है।
बोले इतने सारे क्यों बनाएंगे फालतू में, अगर सब जगह सेम ही आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अगर बच्चों जो एरिया है वो कैसा है, प्लेन सरफेस, प्लेन होना चाहिए, और ई वेक्टर जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। तो बच्चों आपको थीटा का सिंगल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन एरिया के पास होगी और एक यूनिट डायरेक्शन ही फील्ड के पास होगी। और इसको हम, इसमें हमारा फॉर्मूला बड़ा आसान होगा और इसी पे बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अगर मैं सरफेस थोड़ा कर्व्ड सरफेस ले लेता हूँ, या फिर एरिया ई कांस्टेंट नहीं होता है, ई का डायरेक्शन चेंज होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं इसके इनफाइनाइट पार्ट भी कर दूँ छोटे छोटे इस तरह से, छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट्स में इस कर्व्ड सरफेस को मैं डिवाइड कर दूँ, और मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों एरिया वेक्टर बताओ, तो अगर मैं इस वाले एरिया की डायरेक्शन आपसे पूछूं, फिर मैं आपसे इस वाले एरिया की पूछूं, फिर मैं आपसे इस वाले एरिया की पूछूं, तो आप कैसे बनाओगे? तो आप यहाँ पे बनाओगे इस वाले एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे बनाओगे, जो दूसरा वाला एरिया है उसको परपेंडिकुलर आप ऐसे बनाओगे, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर बनाना है ना, ये एरिया इसके परपेंडिकुलर आप ऐसे बनाओगे, तो आपका एरिया वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। अब इस केस में आपका फील्ड अगर यूनिफॉर्म भी हो गया ना, लेकिन एरिया तो प्लेन नहीं है ना, तो अगर आपका फील्ड यूनिफॉर्म भी हुआ, जैसे यहाँ भी फील्ड इधर हुआ, अब यहाँ भी फील्ड इधर हुआ, यहाँ भी आपका फील्ड इधर हुआ, पर फिर भी थीटा आपके पास डिफरेंट आएंगे, थीटा 1, यहाँ थीटा 0 आ गया, थीटा 2, ऐसे अलग अलग आते रहेंगे। तो जब थीटा के बहुत सारे वैल्यू आएंगे, तो अगर आप एक फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा लगाते हैं, तो ई ए कॉस थीटा में क्या होता है, थीटा का वैल्यू तो एक ही रख सकते हो ना आप, ई ए कॉस थीटा, तो फिर आप वैल्यू नहीं रख पाओगे, मल्टीपल वैल्यूज थीटा के नहीं रख पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम सिर्फ एक एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे, डी फाई, एक टुकड़े से फ्लक्स निकालेंगे, फिर ऐसे सारे टुकड़ों से निकालना पड़ेगा, और अगर मुझे टोटल फाई चाहिए तो ऐसे सारे डी फाई मुझे ऐड करने पड़ेंगे, डी फाई प्लस डी फाई, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम करने की टेक्निक इंटीग्रेशन है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कोई भी एक टर्म लेकर के, वेरिएबल टर्म लेकर के, ई डॉट डी ए का, तो ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना टफ है, उसका रीज़न है क्योंकि ये जो है ना, ये एरिया है, तो ये सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल सिलेबस में नहीं है बच्चों, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो इस पे न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब जनरल का मतलब है ये फॉर्मूला आपका हमेशा लगेगा, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस। अब लेकिन इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, फॉर्मूला तो समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे? तो देखो, इफ ई इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, ई जो है वो बच्चों कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और एरिया जो है आपका वो प्लेन एरिया है, मतलब उसके पास एक ही डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट हो गई, जब एरिया प्लेन एरिया तो एक ही डायरेक्शन होगी, तो पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो मल्टीपल डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपको, हर बार यही वाली डायरेक्शन मिलेगी, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको फाई इक्वल टू ई वेक्टर को मैंने बाहर ले लिया, ई अगर कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया,
डॉट इंटीग्रल डी ए, और डी ए को मैं लिख सकता हूँ डी ए कैप। अब बच्चों ये ए कैप भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, तो ये ए कैप क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये ए कैप को बाहर निकाल सकते हैं, तो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए कैप इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल डी ए क्या है, सारे छोटे एरियाज को ऐड करूँ, तो दिस इज द टोटल एरिया। ये इंटीग्रल डी आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा एरिया टोटल, और टोटल एरिया लेट से ए है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट इंटीग्रल डी हो गया ए कैप। ए कैप क्या है, ए वेक्टर, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो ई इंटू पप, जो वो वाला ए कॉस थीटा होता है ए परपेंडिकुलर, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें परपेंडिकुलर एरिया लेना है, तो ई इंटू ए परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें स्पेशल केस है, ये ध्यान रहे, स्पेशल केस में ही वैलिड होगा। कब वैलिड होगा, ये जो केस है एरिया प्लेन एरिया होना चाहिए, और तो स्पेशल केस मतलब ये वैलिड ही तब होगा, वैलिड इफ एरिया कैसा है, प्लेन एरिया, फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इसी पे न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया फ्लक्स का, और ये स्पेसिफिक फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल इसी पे आएंगे, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट भी पढ़ा दिया बच्चों यहाँ पे, तो इसलिए आप ये नहीं सोचें कि ये हमें थ्योरी कोई अलग से चैप्टर की पढ़नी ज़रूरी है, बिकॉज हमने क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया है कि आपको कंसेप्ट भी सिखाते जाएं और साथ में क्वेश्चन भी साथ ही में कराए जाएं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो सके और आपको इधर उधर ज़्यादा चीज़ें देखनी नहीं पड़े, वहीं पढ़ा दी जाए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, सारी चीज़ें वहीं थ्योरी की डेरिवेशन सब चीज़ें डेफिनेशन वहीं कवर हो जाए। तो यू विल हैव टू डू वन थिंग ओनली, आपको सिर्फ यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन नोट कर लेंगे। ई वेक्टर आपको क्या गिवन है, ये गिवन है 5 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम आई कैप, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अच्छा बच्चों, इसमें आप देखें तो आपको कहीं पे भी टाइम या एक्स वाई जेड या आर नहीं मिल रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी सब जगह आई कैप में ही है। तो ऐसा फील्ड जो है आपका कांस्टेंट फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो फील्ड है आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। इस तरह से लेट से मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बना देता हूँ, और ये वाई एक्सिस बना देता हूँ, और ये जेड सरफेस के बाहर निकल रही है, ये मैं जेड एक्सिस बना देता हूँ, जो कि आपकी सरफेस के बाहर है। सरफेस के बाहर मतलब प्लस जेड, मतलब आपकी स्क्रीन से बाहर निकल के आ रहा है ये रो डायरेक्शन। फील्ड आपका किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, आई कैप में है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड मार्क कर देते हैं। लाइन्स विल बी पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड हम बना देते हैं यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने, फिर ये हमसे कह रहे हैं अ स्क्वायर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो ये जो स्क्वायर है इसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो चलो स्क्वायर बना देते हैं वाई जेड प्लेन में। ये स्क्वायर है जिसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अब बच्चों इसका प्लेन अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो इधर होगा, तो ये इसका ए वेक्टर हो गया, तो इधर हो गया ए वेक्टर। तो इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड मान लो इसकी हम मान लेते हैं एल, तो ये एल स्क्वायर हो गया, और डायरेक्शन किधर आया, इसका भी आई कैप ही आया।
तो ई और ए के बीच का डायरेक्शन सेम आया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ई भी इधर है और ए भी इधर है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 हो गया तो हम फ्लक्स निकाल लेते हैं जो इन्होंने बोला है। तो फाई इक्वल टू, अच्छा देखो जो हमने बोला था कि फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, एरिया प्लेन एरिया होना चाहिए, तो दोनों चीज़ यहाँ सेटिस्फाइड है। तो हम फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लगा सकते हैं, ई इंटू कॉस थीटा, या आप ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, कुछ बच्चे चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे कई बार ई डॉट ए की जगह कई बार ये लगाना पड़ता है, कई बार इससे भी हो जाता है। तो थीटा नॉन होना चाहिए, तो ई ए कॉस थीटा ईजी रहता है। तो देखो ई कितना है, 5 इंटू 10⁻³ इन SI यूनिट्स एरिया। तो इसका एरिया निकालते हैं, तो हो जाएगा साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटी होता है 10⁻² मीटर में लिखा, और अब इसका स्क्वायर भी करना है, तो पूरे का स्क्वायर होगा बच्चों। 10 सेंटी की जगह ये लिखा और इसका स्क्वायर करना है, तो ये क्या आएगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट, ये स्क्वायर सबका होगा, तो 10 का भी होगा तो 10 स्क्वायर, 10⁻² का होगा तो 10⁻⁴, और मीटर स्क्वायर भी होगा, तो ये आ गया 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है वो आपका आ गया 10⁻² इन SI यूनिट्स। थीटा इज 0, सो कॉस 0। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आया, ये आ गया 5 इंटू 10⁻³ और 10⁻² तो 50 आ गया, और यूनिट लिख देंगे न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में बच्चों हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। दूसरा जो तरीका आप बोल रहे थे कि सर वो दूसरा जो साइड में आपने लिखा है, तो 5 इंटू 10⁻³ और ये आई कैप है, डॉट एरिया कितना आया 10⁻² और ये भी आई कैप में आया है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ दैट इज़ 1, और यहाँ हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, तो आई डॉट आई को 1 लिख देंगे तो ये भी 50 आ गया, दिस इज़ 1, तो ये भी 50 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जो है उसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में एरिया के साथ कुछ किया है, एरिया को कहीं घुमाया है, तो क्या किया वो देख लेंगे। फील्ड तो अभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो बच्चों फील्ड तो अभी भी इधर ही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फील्ड अभी भी इधर ही है, ई आई कैप। अब एरिया को क्या किया है, तो यहाँ पे व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसका प्लेन 30 डिग्री बना रहा है। देखो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इसका प्लेन है, मतलब आप समझें तो ये शीट आपके बाहर की तरफ आ रही है, मतलब इसको ध्यान से देखें, ये जो मैं इसका प्लेन बना रहा हूँ ये एक्स एक्सिस से 30 बना रहा है, इसका प्लेन है। दिस इज बेसिकली, ये शीट बाहर की तरफ आ रही है बच्चों, प्लेन ऑफ एरिया। अब ये प्लेन कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है बच्चों। तो हमें एंगल किसके बीच में लेना होता है, थीटा ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। तो हमें इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे पहले। तो एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग एरिया वेक्टर बना देंगे। दिस इज ए वेक्टर। तो हमें एंगल ई और ए के बीच में लेना होता है, ये होता है बच्चों हमारा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो ये चीज़ ध्यान रखें क्वेश्चन में कि थीटा आपको ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में लेना है, मतलब आपको ई वेक्टर का ए वेक्टर से लेना है, ना कि प्लेन से लेना है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। तो अब के केस में फ्लक्स हो जाएगा
ई ए कॉस थीटा फिर से लगा देंगे, तो फ्लक्स हो जाएगा ई कितना है 5 इंटू 10⁻3, एरिया कितना था बच्चों 10⁻⁻2 और कॉस 60 1/2 होता है, तो ये 50 इंटू 1/2, तो ये आ गया 25 और यूनिट प्रॉपर लिखना ही है, तो ये फ्लक्स सेकंड केस में भी आ गया। तो आपके न्यूमेरिकल जो आएंगे फ्लक्स में ओपन सरफेस वाले वो इसी फॉर्मूले पे आएंगे बच्चों, बिकॉज सरफेस इंटीग्रल तो हम कर नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, एग्जाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब की बार फिर से क्या बोल रहे हैं, बस फील्ड का वैल्यू चेंज कर दिया है बच्चों। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ हुज साइड इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो पहला वाला केस सेम है, तो हम इसको वापस से बना नहीं रहे हैं, या फिर एक बार डायग्राम में बना देता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। तो देखिए पहले फर्स्ट केस की बात करें, तो फर्स्ट केस में क्या किया इन्होंने, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन ये वाई जेड के पैरेलल है, तो ये ऐसे है। तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये एरिया वेक्टर इधर हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर किधर हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब थीटा कितना हो गया इस वाले केस में 0 डिग्री, तो इस केस में थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आएगा ई ए, तो ई ए कितना होगा, ई अब की बार बच्चों 3 इंटू 10⁻³ आई कैप दे रखा है, तो 3 इंटू 10⁻³ इन एसआई यूनिट्स। एरिया कितना दे रखा है, वही 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, तो वही एरिया आ जाएगा 10⁻⁻2 और cos 0 इज़ 1, तो अब की बार ये 30 आ जाएगा। तो 50 30 पहले 50 आ रहा था, 5 इंटू 10⁻³ दे रखा था, 30 आ गया बच्चों। फिर अगली बार कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब की बार नॉर्मल का एंगल दे दिया है, तो अच्छी बात है। तो ये वाला केस हो गया कि प्लेन का जो नॉर्मल है वो 60 बना रहा है। तो प्लेन का नॉर्मल कौन है, यही तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर होता है, तो वो 60 बना रहा है। तो अब की बार प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल नहीं दिया, डायरेक्ट केवल एरिया वेक्टर, नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर का ही एंगल दे दिया। तो अब की बार थीटा 60 हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 60, तो ये ई ए बाई 2 जाएगा, तो ई ए बाई 2 जाएगा 15। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। बोर्ड में आया हुआ है टर्म 1, जब 2 टर्म हो गए थे उसमें टर्म 1 में आया है ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए। तो देखो इसमें क्या है, एक्सिस का नाम तो हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ से हम डायग्राम लेते हैं यूज में। तीनों एक्सिस बच्चों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसका नाम आप एक्स रख रहे हो वाई रख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब की बार हमें जेड एक्सिस जो है मैं इसको ले रहा हूं, ये जेड एक्सिस ले रहा हूं मैं, प्लस जेड एक्सिस। तो अगर ये बच्चों प्लस जेड है, ये प्लस जेड मैंने ले लिया और इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स एक्सिस, इसको वाई बोल देते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्स वाई जेड किसको बोल रहे हैं, बस एंगल 90 मेंटेन रहना चाहिए। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसको जेड क्यों बोला, तो देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि गिवन इन्फॉर्मेशंस को अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन
एट जेड इक्वल टू ए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ई इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के कैप। तो ई वेक्टर की बात कर लेते हैं पहले। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी जेड स्क्वायर के कैप। अब अगर आप देखें बच्चों इसमें, तो यहाँ पे अब सी तो कांस्टेंट है और जेड वेरिएबल है, तो ये वाला फील्ड तो वेरिएबल आ गया, नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल फील्ड। अब आप कहेंगे सर वेरिएबल फील्ड आ गया तो अब ई ए कॉस थीटा तो नहीं लगा सकते, तो फिर इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? तो आपको ई ए कॉस थीटा यहाँ लग जाएगा। क्यों लग जाएगा उसका रीजन भी समझेंगे। अब हमें क्या किया है कि इन्होंने बोला है कि एक एक्स वाई प्लेन जो है उसमें एक शीट है। तो देखो अगर ये शीट मैं यहाँ बनाता हूँ, स्क्वायर शीट, ये शीट यहाँ बनाता हूँ, तो इसके लिए क्या होगा कि इस शीट पे अगर मेरे को चलना है, इस शीट के किसी भी पॉइंट पे मेरे को पहुँचना है, तो मुझे एक्स में चलना पड़ेगा, वाई में चलना पड़ेगा, बस दो डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो इस शीट के ऊपर क्या होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो हर पॉइंट पर अलग होगा। जैसे इस पॉइंट पे चलने के लिए एक्स में अलग चलना पड़ेगा, वाई में अलग। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो एक्स में मैं इतना चलूंगा, फिर वाई में चलूंगा। जैसे मेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना है तो एक्स में मैं इतना चलूंगा और वाई में, जेड में चलना ही नहीं पड़ रहा मेरे को, बिकॉज ये ओरिजिन है। तो इस वाली शीट के हर पॉइंट पे जेड जीरो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से ए डिस्टेंस दूर चले जाते हैं हम, तो शीट का साइड भी ए है और हमें चलना भी कितना दूर है, ए। तो इसका साइड आपको ए दिया है और आपको कितना दूर चलना है यहाँ से, ए डिस्टेंस ही चलना है जेड डायरेक्शन में। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो आप बोलोगे सर पहले एक्स में चलेंगे इतना, फिर वाई में चलेंगे, पहले एक्स में चलेंगे, एक्स इधर ऊपर, तो पहले एक्स में इधर चलेंगे, फिर वाई में बाहर चलेंगे, फिर जेड में चलेंगे। तो इस पे तीनों होंगे एक्स वाई जेड। लेकिन एक चीज़ देखो आप इधर कि इसका कोई भी पॉइंट होगा ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा इस सीट के ऊपर, उसमें आपको जेड में सेम ही चलना पड़ेगा। ये जेड इक्वल टू ए की शीट है, जेड इक्वल टू ए की शीट का मतलब है यहाँ हर पॉइंट का एक्स वाई अलग हो जाएगा, बट सारे पॉइंट का जेड तो ए ही होगा। तो सारे पॉइंट का जेड अगर ए होगा तो सारे पॉइंट्स पे फील्ड का वैल्यू भी सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सारे पॉइंट्स पे जेड इक्वल टू ए होगा बच्चों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। एक बार आपको जेड में ए चलना पड़ेगा, उसके बाद नहीं चलना पड़ेगा। तो इसके जितने भी पॉइंट है सब पे जेड इक्वल टू ए ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे। तो जैसे अगर मैं यहाँ ई की बात करूँ तो यहाँ सारे पॉइंट पे जेड जीरो, तो ई जीरो होगा। यहाँ सारे पॉइंट पे जेड का वैल्यू कितना होगा, ए होगा, तो ई कितना होगा यहाँ सारे पॉइंट पे, तो वो है सी जेड स्क्वायर। तो सी जेड का वैल्यू इस स्क्वायर के सारे पॉइंट पे जेड ए है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अलग होंगे बच्चों, बट जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो यहाँ पे जेड का सब जगह वैल्यू कितना है, ए, तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा और डायरेक्शन के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग दी है। तो ये फील्ड सब जगह पे इस शीट के सारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वैल्यू सी ए स्क्वायर के कैप हो जाएगा। अब इसका एरिया वेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर हो गया इसके सारे पॉइंट्स पे, तो ई जो है वो सारे पॉइंट पे सेम हो गया। कितना हो गया, सी जेड जेड इक्वल टू ए, तो सी ए स्क्वायर के कैप। अब हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर के कैप। ए स्क्वायर के कैप, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अब थीटा कितना हो गया यहाँ पे, तो अब तो ये कांस्टेंट हो गया ना, ये वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, बट इस सीट के सारे पॉइंट पे ये सेम है। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है बच्चों, इसके सारे पॉइंट्स पे जेड का वैल्यू कितना है, ए, तो इसके सीट के सरफेस पे तो जेड को ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। और एरिया वेक्टर क्या है, प्लेन एरिया है। तो अब यहाँ पे ये कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप लगा देते हैं बच्चों। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लगाएंगे फाई इक्वल टू, आप चाहें तो ई डॉट ए लगाएं, चाहें तो ई ए कॉस थीटा लगाएं। चलो ई डॉट ए लगा देते हैं क्योंकि के कैप में गिवन है। तो ये हो गया सी ए स्क्वायर के कैप, ई
डॉट ए कितना है, ए स्क्वायर के कैप, तो ये हो गया सी ए पावर 4, सी ए पावर 4 इंटू के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप 1 होता है, तो सी ए पावर 4 यूनिट्स, जो भी इसका यूनिट्स गिवन होंगे उसमें ये फ्लक्स आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ ले बच्चों कि एक्चुअल में अगर क्या होता है, कोई भी शीट एक्स वाई सरफेस में होती है तो उस पूरे पे जेड कोऑर्डिनेट सेम रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ले लें और ये जेड ले लें, तो अगर इसको आप बोल देते हैं एक्स वाई और जेड, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई शीट ऐसे बनाते हैं जो कि आपकी एक्स वाई प्लेन में होती है, ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके अंदर आपकी कोई शीट होती है, तो वाई जेड प्लेन में, सॉरी, तो अगर ये वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन अगर है तो इस पे जेड का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप कोई शीट ऐसे बनाते हैं, ये वाली शीट, और इस शीट को आप मूव कराते हैं इस तरह से, तो ये शीट आपकी किस में है, एक्स जेड प्लेन में। तो अगर एक्स जेड प्लेन में है तो इस शीट के सारे पॉइंट्स पे वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो जो जिस प्लेन में वो शीट होती है उसके अगला जो एक्सिस रहता है वो उसका कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। अगर शीट वाई जेड प्लेन में है तो एक्स कांस्टेंट रहेगा पूरी शीट के हर पॉइंट पे। अब वो कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, बट जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर शीट आपकी एक्स जेड प्लेन में है तो वाई कांस्टेंट रहेगा, और एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कांस्टेंट रहेगा। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, लर्न रखनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो फ्लक्स के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं बच्चों। नाउ वी विल मूव इन नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम गॉस थ्योरम पे एंटर करेंगे और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बेनिफिट हो रहा है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।